बोर्ड पे लिख। आवाज बिल्कुल एक साइलेंट हो जाओ। हाँ 10 dB पहुंचा दो अपनी सांसों को। ये फुसफुसाहट की आवाज नहीं आनी चाहिए। 160 बिल्कुल साइलेंट। अभी देखता कौन सूंसाड़ा करता है। दो बोलना नहीं है, लिखना है। कर लिया राइट? समझ लो, दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। आकृति कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, और उनकी माप भी कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। सपोज दैट आपका ये किताबों के पन्ने, किताबों के पन्नों की आकृति एक जैसी होती है, ठीक है ना? रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति सेम हो रही है और इनकी माप भी कैसी है? बराबर है, समान, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर है। दूसरी एक और चीज देख लेते हैं अपन। सपोज तितलियों के पंख होते हैं, उनकी आकृति, पंखों की आकृति कैसी होती है? आकार एक जैसा होता है और माप भी कैसी होती है? एक ही होती है। जैसे पंख होते हैं हवाई जहाज के, जो दोनों तरफ बने होते हैं पंखों जैसे, पक्षियों के पंख इस प्रकार। दाढ़ी बनाने की ब्लेड आती है, वो ब्लेड कभी छोटी बड़ी देखी आपने? चाहे कोई सी कंपनी के ले आओ आप, छोटी बड़ी होती है क्या? जब, या फिर आप देखना एक पैकेट में ब्लेड निकलती है दाढ़ी बनाने की, तो सभी की आकृति सेम होती है और उनकी माप भी कैसी होती है? सेम ही होती है, ठीक है? तो ये तो उन्हें बोलते सर्वांग सम आकृतियां। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि वृत्त बना दिया, क्या बना दिया? एक वृत्त ये बना दिया, इसकी त्रिज्या मान लो 3 सेंटीमीटर थी, प्रकार से बनाते हैं ना। इसी प्रकार एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक और क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। तो ये भी क्या कहलाएंगे? आपके सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे। आगे लिखा समान भुजाओं वाले दो वर्ग। समान भुजाओं मतलब जिस चार, इधर में दो वर्ग बना दी, क्या बना दिए? दो वर्ग, 4, इधर भी 4 का ही बना दो, तो ये भी क्या कहलाएगा? सर्वांग सम, मतलब 2 कॉपी। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? 2 कॉपी एकदम,
होते हैं ना जुड़वा, एकदम टू कॉपी, उन्हें बोलते हैं सर्वांग सम। तो ठीक है, ये समझ में आ गई। ऐसी आकृतियां जिनकी आकृति और माप समान हो वो क्या कहलाती, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए। आपके पंखे होते हैं, उनकी ब्लेड होती है ना, पंखड़ियां, ये भी सर्वांग सम होती है कि नहीं होती है, एकदम बराबर होती है, आकृतियां भी सेम होती है। अगर छोटी बड़ी हो जाए तो पंखा आपका क्या हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, नागिन डांस करने लग जाएगा छोटी बड़ी हो जाए तो। नहीं देखा कभी आपने नागिन डांस? है खुद नागिन होती, वो कहाँ से करेंगे, बात कैसी कर दी। लड़के तो बनने की कोशिश करते हैं बेचारे। चलिए नंबर 4, यदि ABC और PQR, त्रिभुज PQR संगतता AP, दोनों तरफ एरो के निशान लगाना है, BQ और CR के अंतर्गत सर्वांग सम हो तो उन्हें सांकेतिक रूप में त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR लिखते हैं। राइट कर लिया क्या? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR संगतता है, A के संगत P है, B के संगत Q है और C के संगत R है। K नहीं आ रही है, ठीक है। के अंतर्गत कैसा है वो, सर्वांग सम है। समझना, A के संगत क्या है, P है, और B के संगत Q है और C के संगत कौन है, R है। के अंतर्गत कैसा है वो, सर्वांग सम है। तो उन्हें सांकेतिक रूप में कैसे लिखोगे? सर्वांग सम मतलब कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम, उसके सारे पार्ट्स कैसे हैं, समान हैं। तो दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम होते तो अपन कैसे लिख देते, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इनको बोलते सांकेतिक रूप। क्या बोलते? जैसे कि मैंने बोला एक, क्या बोला मैंने, एक, ये एक क्या है लिख दिया मैंने हिंदी में, क्या हिंदी में, लेकिन इसका संकेत क्या होता है, ये संकेत है, ये क्या है, संकेत मतलब चिन्ह। सर्वांग सम मैंने बोला त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, सर्वांग सम है, ये मैंने बोल दिया, लिख दूंगा हिंदी में भी, बट उसका सांकेतिक रूप में कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। मैंने और पढ़ा रखा, सपोज दैट AB लंब है BC पर, ये लिख दिया। इसको संकेत में कैसे लिखोगे, AB लंब है BC पर, इनको संकेत बोलते हैं, ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। जब त्रिभुज ABC और PQR की संगत है, A के संगत P है, B के संगत Q है, C के संगत R के अंतर्गत कैसे है, वो सर्वांग सम है, तो उनका सांकेतिक रूप कैसा होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ओके, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनको सांकेतिक रूप में ऐसे लिखते हैं, बट त्रिभुजों के नाम आपको पता होने चाहिए। आगे देखते हैं, यदि एक की दो
भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं भुजाओं में दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस नियम का नाम क्या है बोलो तो? SAS नियम या सर्वांग सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम। अब दोनों तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। ऐसी लाइन लिख देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सर्वांग समता नियम है, तो आप लिख देना SAS सर्वांग समता नियम। इधर लिख देगा SAS सर्वांग समता नियम लिखिए, तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। एक बार समझ लीजिए है क्या ये चीज़। ये कि सर्वांग समता का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ जो बिल्कुल कैसी हो, टू कॉपी हो, समान हो, उसे बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ। ठीक है ना, एकदम समान हो। अब यहाँ पर बात हो रही है त्रिभुजों के बारे में। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब हो सकते हैं? दो कंडीशन मैंने बता दी है, तीसरी कंडीशन मैंने बताई नहीं है क्योंकि वो आएगा नहीं इनके एग्जाम में, इसलिए नहीं बताई है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। जब दो भुजाएं और अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के, दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर होती है, तो वहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे ही हम बोलते हैं SAS सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, इसको मिटा दूं ऊपर वाले को। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कोई सा त्रिभुज मैंने बना लिया, मान लो ABC दे दो। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ये मान ली मैंने ये वाली, और अंतर्गत कोण। अब अंतर्गत कोण में ये वाला आएगा, ध्यान रख लेना, ये अंतर्गत कोण। दूसरा त्रिभुज बना के दिखा देता हूं भैया आपको। ये क्या बना दिया मैंने? कोई दूसरा त्रिभुज बना दिया, नाम दे देता हूं PQR। बना दिया कि दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अंतर्गत कोण कौन सा रहेगा? ये कैसा हो? बराबर। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के जब बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम होते हैं। याद हो गई लाइन? अब जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं अंतर्गत कोण जब बराबर हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। और इस नियम का नाम क्या है? SAS सर्वांग समता नियम। मैंने लिखवा चुका हूँ, समझा भी चुका था पहले, वापस रिवीजन हो गया आपका। समझ में आ गया क्या? कोई पूछेगा SAS सर्वांग समता नियम किसे कहते हैं, ये लाइन आपको बोल देना। या फिर डायरेक्ट ही पूछ सकता है, इसका टोटल भुजा
कोण लिख लो, भुजा। सर्वांग समता नियम भी बोलते हैं इसको, सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा, अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस नियम का नाम क्या है बोलो तो जरा। ASA सर्वांग समता नियम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण भुजा। कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। यही है। कोई पूछे कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम क्या है तो आप ये लाइन लिख देना। कोई पूछे ASA सर्वांग समता नियम पूछे तो भी यही लाइन, क्योंकि कोण का मतलब एंगल, भुजा का मतलब साइड और कोण का मतलब वापस एंगल होता है। कोई त्रिभुज है, क्या है? कोई त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लो मैंने ये दो कोण ले लिए, ठीक है। अंतर्गत भुजा, अंतर्गत भुजा कौन सी हो गई? BC। कोण हो गए B और C और अंतर्गत भुजा कौन सी हो गई? BC, ठीक है। दूसरा ये लिखा है दूसरा त्रिभुज, कोई दूसरा त्रिभुज ले लो, नाम दे दो इसको PQR। क्या लिखा है? दो कोण, तो ये दो कोण हो गया। अंतर्गत भुजा तो ये हो गया। कैसे हो? बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाओ। अब ये तो आपने अब उसमें सांकेतिक रूप में लिखोगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कैसे लिखोगे? ABC सर्वांग सम PQR, ऐसे लिखते हैं ना आप। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये सांकेतिक रूप में हो गया। यहाँ अपन ने हिंदी में लिख दिया त्रिभुज ABC और PQR कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे आपने सांकेतिक रूप में लिख दिया। ओके, मिटा दूं क्या? कितने हो गए? नंबर 6 हो गए। समझ में आ गया क्या ये? यदि एक त्रिभुज के दो कोण
और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होते हैं। इस नियम का नाम क्या है? इस नियम का नाम यहाँ लिख देता हूं मैं, AAS सर्वांग समता नियम। दो कहाँ हो गया? तीसरा ना अलग ही है तो। अच्छा AAS सर्वांग समता नियम। अब इसको क्या बोलते हैं? ये कोण भुजा, इसको क्या बोलते हैं? कोण भुजा। सर्वांग समता नियम बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है ये समझ लो। मान लो दो त्रिभुज है, देखो एक ABC और दूसरा है आपका कौन सा? PQR। अच्छे समझना, पहले और अब में अंतर ये कि पहले शब्द आ रहा था संगत की जगह अंतर्गत। यहाँ क्या आ रहा था? अंतर्गत, और यहाँ पे क्या आ रहा है? संगत आ रहा है। अब की बार में एक बोल रहा है कि दो कोण, कोई से भी दो कोण, ये वाला कोण हो और ये वाला कोण हो, ठीक है। इसके मान लो ये दो कोण कैसे बराबर हो सकता है? ये वाला कोण बराबर हो जाए। दो कोण, इसके दो कोण, इसके दो कोण बराबर होने चाहिए। ये हो गया एक। तो दूसरी चीज संगत भुज। संगत भुजा के मतलब ये हुआ, चाहे तो वो ये हो सकते, चाहे वो ये हो सकते, चाहे वो ये हो सकते। अगर ये भुजा चार है तो ये भुजा कैसी होनी चाहिए? चार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं ये चार है तो ये वाली चार है। संगत भुजा। AV के संगत कौन है? PQ। BC के संगत कौन है? QR। AC के संगत कौन है? PR। अगर ऐसा रूल फॉलो होता है तो भी आपके त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम ही होंगे, ठीक है। तो दो कोण, ये दोनों कोण कैसे बराबर है और इनकी एक संगत भुजा कैसी हो? बराबर हो। मान लो मैं ये निशान यहाँ ना लगा करके इधर लगा देता तो फिर इधर वाला निशान किधर पहुँच जाता? इधर पहुँच जाता। आ गया समझ में? संगत भुजा का मतलब क्या हुआ? अगर ये भुजा तो ये भुजा, अगर ये भुजा तो ये भुजा, अगर नीचे वाली भुजा तो नीचे वाली भुजा। ये रूल कहता है संगत का मतलब। कोई कोण पर भी डिपेंड होता है, देखना ध्यान से। कोण B का संगत कौन? कोण Q। कोण C का संगत कौन? कोण A का संगत कौन? कोण P। ये संगत का मतलब होता है। आ गया आप समझ में? सपोज दैट दो बच्चे एकदम क्या है? टू कॉपी है। क्या है? टू कॉपी है, मतलब सर्वांग सम है। तो ध्यान रखना कि सर्वांग सम मतलब टू कॉपी होंगे तो अगर दो जुड़वा है, दो भाई हैं, अगर एक बच्चे का कान लंबा होगा और राइट साइड का कान लंबा है तो दूसरे बच्चे का राइट साइड का कान लंबा होगा। ऐसा नहीं लेफ्ट साइड का कान लंबा होगा। अगर एक हाथ में 6 उंगलियां हैं तो दूसरे बच्चे की कितनी उंगलियां होंगी? 6। लेकिन सीधे हाथ में तो सीधे हाथ में ही रहेंगी। इनको बोलते हैं संगतता। क्या बोलते हैं? और तभी वो सर्वांग सम कहलाओगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? मान लो सर्वांग सम का मतलब होता है जिसमें अपन फर्क ना कर सकें।
क्या ना कर सके। अगर थोड़ा भी फर्क नजर आ गया तो आप बता दो कि भैया ये मोहन है, ये राम है। अरे सर फर्क हो तो जाएगा, वो हेयर स्टाइल अलग कर बोलेगा तो फिर सर्वांग सम ही नहीं कहलाएंगे वो, फिर सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है एकदम टू कॉपी, ठीक है ना, एकदम टू कॉपी होते हैं। तो ये आपने पढ़ ली 7 तक। बच्चे वो अपन टाइम में एक बार 1 टाइम देख लेता हूँ, है अभी तो कुछ मिनट है। मिटा दूँ इसको? देखिए इधर 8वां त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पढ़ा दिया, ये लाइन याद रखना है। एक त्रिभुज की अगर भुजाएं बराबर हैं, मान लो ऐसे, देखो इधर ये कोई सॉरी एक ही बात कर रहे हैं ना, दो के बना रहे हैं। ये त्रिभुज है ABC है, कोई सा भी, इसकी बराबर भुजाएं कोई सी भी हो सकती, ये दोनों हो सकती है, ये दोनों हो सकती, योगेश जोंटाक, और ये दोनों भी हो सकती है। अपनी मर्जी से कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। सपोज दैट ये भुजा और ये भुजा कैसी है? बराबर है, यानी लिखा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण ढूंढो। इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? ये। इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? B। तो ये कोण भी कैसे होंगे? बराबर है। कैसे? AB बराबर अगर AC है तो कोण B का मान भी भैया कोण C के बराबर ही होगा। राइट कर लो। अगर त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। देखो इधर, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं थी। सपोज दैट एक ये भुजा और ये भुजा कैसी हो गई? बराबर हो गई। एक हो गई AC और एक हो गई BC। एक हो गई AC और दूसरी हो गई BC। तो अब कौन से दो कोण बराबर होंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। देखना AC के सामने कोण कौन सा है? B। और इसके सामने कोण कौन सा है? A। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आते, ध्यान रख लेना। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि AC बराबर BC है तो कौन से दो कोण बराबर होंगे? तो आपका एक तो हो गया B और एक हो गया A। ये ध्यान रखना, ठीक है।